एक अमीर व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक पार्क पर जाता है। बेटी के दोनों पैरों में चोट लगी हुई है और वह व्हीलचेयर पर है। वह लोग जाकर पार्क के अंदर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर उसकी बेटी के हमउम्र का एक गरीब लड़का आता है जो कि पास ही की चाय की दुकान पर काम किया करता है। और आने के बाद उस अमीर व्यक्ति से कहने लगता है कि अंकल, क्या मैं आपकी बेटी को घुमा सकता हूं। अब इस बात को सुनने के बाद जो अमीर होता है वह उस लड़के की तरफ देखता रहता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी कहती है कि हाँ बेटा, कोई बात नहीं, घुमा लो और ध्यान रखना बेटी का। ऐसा कहकर वो उसे इजाजत दे देती है और वह बच्चा खुश होकर उस व्हीलचेयर को इधर उधर ले जाने लगता है। इस बात को देखकर जो पति होता अपनी पत्नी की तरफ देखने लगता है और फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता उस लड़के की जिंदगी में कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। कौन था वह गरीब बच्चा और किस वजह से इसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वाराणसी के अंदर एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम होता है सागर। सागर अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहा करता है, कोई भी उसको कैसी भी परेशानी नहीं है और वह खुशियों के साथ अपना समय व्यतीत कर रहा है। फिलहाल सागर की उम्र 8 साल है और वह एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करता है। माता पिता मेहनत करके उसे पढ़ा लिखा रहे हैं। सागर के माता पिता उसे बड़ा ही प्यार किया करते हैं, लेकिन तभी एक दिन अचानक से सागर के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके माता पिता एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब जब माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे तो उसके बाद सागर का एक चाचा होता है जो शराब पिया करता है और ज्यादा अच्छा आदमी नहीं है। वह सागर के पिता की प्रॉपर्टी के चक्कर में सागर को अपने पास रखने के लिए कहने लगता है। इसके बाद सागर, जो कि अभी बच्चा ही है, वह उसके साथ रहने लगता है, लेकिन यहां पर जो सागर का चाचा होता है वो उसके साथ ठीक नहीं करता। यहां पर उसके चाचा के 2 बच्चे होते हैं, उनको तो वो अच्छे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन यहां पर जो सागर होता है उसको उस प्राइवेट स्कूल से हटाकर एक सरकारी स्कूल में एडमिशन दिला देता है और उसके बाद भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। बस घर का जैसा रूखा सूखा उसे मिल जाया करता, उसे खिला दिया करता। और उसके बाद वह जब स्कूल से वापस लौट आया करता तो उसने उसे एक चाय की दुकान पर लगा दिया था। वहां से थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उन पैसों से उसकी शराब का काम चल जाया करता। सागर इन सभी बातों को देखता है, उसे अपने माता पिता की याद बहुत तो आती है, लेकिन फिर वो इन सभी बातों को सहन करते हुए अपने जीवन को सहजता से जीने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ सागर इन सभी बातों का आदी हो गया था। उसके चाचा के जो लड़के होते हैं वह तो अच्छे अच्छे स्कूलों में जाया करते हैं, लेकिन जो सागर होता है वह ऐसी सरकारी स्कूल में जाया करता है और उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं हुआ करती है। वह जैसे तैसे अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन साथ साथ उसे दुकान पर भी काम करना पड़ता था। जिस चाय की दुकान पर वह काम किया करता था वह चाय की दुकान एक पार्क के साथ में थी और यहां पर जो चाय वाला होता है जो उसे अपने पास रखता है उसे भी सागर के बारे में सब कुछ पता है और इसी वजह से उसने उसे अपने पास काम के लिए रखा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका जो चाचा है वो काफी ज्यादा शराब पिया करता है और अगर वह उसे अपने पास नहीं रखेगा तो ना जाने इस बच्चे को कहां पर काम करना पड़े और क्या क्या इसको सहन करना पड़े। इसी वजह से वो उसे अपने पास रख लेता है, लेकिन यहां पर उस पर काम का कोई भी बर्डन नहीं डालता है, क्योंकि उसे पता है कि ये बच्चा है और बच्चे से काम नहीं करवाया जाया करता। वह उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया करता और उसे खाने पीने के लिए भी चाय की दुकान से ही दे दिया करता। स्कूल के आने के बाद सागर पर ज्यादा कोई काम नहीं होता है, लेकिन यहां पर एक टाइम बांध दिया गया था कि इस टाइम तक उसे चाय की दुकान पर रहना है और इसी वजह से जो सागर होता है उस पास ही के पार्क में चला जाता है और वहीं पर अपना समय व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन उस पार्क के अंदर एक लड़की आती है, जिस लड़की की उम्र सागर की उम्र के ही बराबर थी, लेकिन उसके दोनों पैरों में चोट आ रखी थी और वह व्हीलचेयर पर चल रही थी। उसकी मां उसे धकेल रही थी और जैसे ही सागर इस व्हीलचेयर को देखता है तो बच्चे की जिज्ञासा और भी ज्यादा जाग जाती है और वह उसके चारों तरफ मंडराने लगता है, क्योंकि उसका मन कर रहा है कि वह इस व्हीलचेयर को धकेले और इस लड़की को इधर उधर घुमाए। इसके बाद इस लड़की की जो मां होती है वह भी सागर को उसकी तरफ देखता हुआ देख लेती है और वो कहने लगती है कि बेटा, क्या तुम्हें ये चलानी है? तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ आंटी, मैं इसे चला सकता हूं, अगर आप कहो तो मैं दीदी को हर जगह घुमा दूंगा। इसके बाद जो वह उसकी मां होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा, तुम इसे ले जाओ और इसे पार्क के अंदर ही रखना, इधर उधर बाहर मत ले जाना, क्योंकि बाहर रोड पर खतरा होता है। इसके बाद सागर हाँ में सर हिलाता है और उस बच्ची को उस पार्क के अंदर ही घुमाने लगता है व्हीलचेयर को लेकर। और जब सागर व्हीलचेयर को चलाता है तो यहां पर जो बच्ची होती है जिसका नाम निशा होता है वह भी बड़ी खुश प्रतीत हो रही थी और मां उन दोनों को दूर से बैठकर
बैठकर ऐसा खेलते हुए देख रही थी। धीरे धीरे थोड़ा समय बीता है और थोड़ी समय बाद जो यहाँ पर निशा की माँ होती है उसका वापस जाने का वक्त हो जाता है और इसके बाद वह सागर के पास आती है और कहती है कि बेटा अब मैं अपनी बेटी को घर ले जा रही हूँ और तुम भी अपना घर जाओ, यहाँ पर कब तक खेलते रहोगे। इसके बाद सागर व्हीलचेयर को निशा की माँ को सौंप देता है और कहता है कि आंटी आप कल भी आओगे। तो उसके बाद वो कहती है कि हाँ बेटा मैं कल भी आऊंगी और अगर तुम्हें व्हीलचेयर चलानी है तो कल भी तुम यहाँ पर आ जाना। इसके बाद सागर कहता है कि ठीक है आंटी मैं कल आपका इंतजार करूंगा। इसके बाद दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन भी निशा की जो माँ होती है वह अपनी बेटी को लेकर उसी पार्क में आ जाती है और यहाँ पर सागर भी मिल जाता है। आते जो सागर होता है वो फिर से आंटी से अनुमति लेता है और उस व्हीलचेयर को लेकर इधर उधर घुमाने लगता है। धीरे धीरे 2 से 3 दिन बीतते हैं और 2-3 दिन बाद यहाँ पर जो निशा होती है उसके पिता की छुट्टी होती है क्योंकि वह बिजनेस किया करते हैं और आज संडे था। तो संडे के दिन जो निशा के पिता होते हैं वो भी उन लोगों के साथ पार्क आने के लिए कहते हैं और यहाँ पर तीनों के तीनों उस पार्क में पहुंच जाते हैं। अब जैसे वो लोग पार्क में आते हैं तो सागर फिर से उस व्हीलचेयर को देखता है और उसे चलाने का मन करता है, लेकिन आज यहाँ पर निशा का पिता भी साथ में था और यहाँ पर जो निशा होती है उसने सागर को बता रखा था कि उसके पिता बड़े ही गुस्से वाले हैं, अगर कोई बिना पूछे उनसे कोई भी काम करता है तो वो एकदम से नाराज हो जाया करते हैं। तो इसी वजह से सागर की पहले तो हिम्मत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह डरते डराते वहां पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद निशा के पिता से पूछने लगता है कि साहब अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आपकी बेटी को मैं घुमा सकता हूं। अब इस बात को सुनकर जो निशा का पिता होता है वह सागर की तरफ देखने लगता है और तभी यहां पर जो निशा की मां होती है वो उससे कह देती है कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं घुमा लो और अंदर अंदर घुमाना और बेटी का ख्याल रखना। इसके बाद सागर बड़ा ही खुश होता है और उस व्हीलचेयर को धकेल कर पार्क में इधर उधर घुमाने लगता है। यहाँ पर निशा का पिता निशा की माँ की तरफ देखता है और पूछने लगता है कि कौन है ये बच्चा और तुमने इसे बेटी को क्यों सौंप दिया। तो उसके बाद यहाँ पर जो निशा की माँ होती है वो कहने लगती है कि अरे ये यहीं पर खेला करता है और ये अच्छी तरह से केयर करके हमारी बेटी को घुमाया करता है, कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद निशा के माता पिता वहीं पर बनी हुई एक बेंच पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद आपस में बातें करने लगते हैं। निशा का पिता बार बार अपनी बेटी निशा को देख रहा था जो उस बच्चे के साथ खेलते हुए बड़ी खुश प्रतीत हो रही थी और धीरे धीरे उनका भी समय हो जाता है वहां से वापस लौटने का। इसके बाद निशा के पिता अपनी बेटी को लेकर वहां से वापस लौट जाते हैं और धीरे धीरे 4 से 5 दिन बीत जाते हैं। 4-5 दिन बाद जो निशा होती है उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर जाने के बाद उसके पैरों का जो प्लास्टर होता है उसको हटा दिया जाता है और इसके बाद जो निशा होती है अपने पैरों पर चल सकती है। जब निशा अपने पैरों पर चलने लगती है तो उसके बाद उसकी मां उसे पार्क नहीं ले जाती है, लेकिन यहां पर जब निशा पार्क नहीं जाती है तो निशा का मन बिल्कुल भी नहीं लगता है क्योंकि इतने दिनों से वो सागर के साथ खेल रही थी तो उन दोनों के बीच में भाई बहन का नाता सा बन गया था और उसका मन करता है कि वह सागर के पास जाए। अब जब बेटी घर के अंदर उदास बैठी रहती है तो यहां पर जो निशा की मां होती है उससे पूछने लगती है बेटी क्या हुआ, तुम इस तरह से उदास क्यों हो। तो उसके बाद जो निशा होती है वो कहती है कि मां क्या हम लोग पार्क नहीं जाएंगे, मुझे पार्क जाना है और मुझे सागर से मिलना है। इस बात को सुनकर मां थोड़ी सी ठिठक जाती है और कहने लगती है बेटी ये तुम क्या कह रही हो, वो एक गरीब लड़का है और तुम्हें उससे क्यों मिलना है। तो उसके बाद निशा कहती है कि मम्मी मेरा कोई भाई नहीं है ना और वो भाई की तरह मेरी केयर किया करता है, इसी वजह से मुझे उससे मिलना है। इस बात को सुनकर जो निशा की मां होती है वह भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है क्योंकि निशा उनकी इकलौती बेटी है और उसके अलावा उनके पास कोई भी संतान नहीं है। तो इसके बाद वह अपनी बेटी की भावनाओं को समझती है और वहां से अपनी बेटी को लेकर पार्क चली जाती है। पार्क में जाने के बाद सागर इस बात भी वेट करता हुआ मिलता है, लेकिन आज जो निशा होती है वो अपने पैरों पर चलकर आई थी और यहाँ पर सागर उसे देखकर एकदम से खुश हो जाता है और कहने लगता है दीदी क्या तुम ठीक हो गई हो। तो उसके बाद निशा कहती है कि हाँ भाई मैं ठीक हो गई हूँ और चलो अब हम एक साथ खेलेंगे। उसके बाद सागर और निशा उस पार्क के अंदर खेलने लगते हैं और यहाँ पर जो निशा की माँ होती है वो एक बेंच पर बैठकर उन्हें देखती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसी शाम होती है तो शाम के समय निशा की माँ अपनी बेटी को लेकर वहां से अपने घर चली जाती है और अब तक जो निशा के पिता होते हैं वह भी घर आ चुके थे। इसके बाद शाम का खाना होता है और खाना खाने के बाद यहाँ पर पूरा परिवार आराम करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही रात के समय आराम कर रहे थे तो उसी दौरान जो निशा की माँ होती है उसके दिमाग में ढेर सारे विचार चल रहे थे और वह ये दिन वाली बात अपने पति को बता देती है और कहती है कि आज तो बेटी ने मुझे पूरी तरह से भावुक कर दिया था। तो वह पूछने लगता कि कैसे भावुक कर दिया था। तो वो बताता कि इस तरह से जो लड़का नहीं था सागर उसके साथ खेल खेल कर यह उसे अपने भाई समझ बैठी है और उसकी वजह से वह काफी ज्यादा उदास भी थी। इस बात को निशा का पिता सुन तो लेता है, लेकिन फिलहाल उसे कहता है कि ठीक है रात बहुत हो गई है अब तुम सो जाओ। लेकिन उसके दिमाग में भी ये बात घूमने लगती है क्योंकि बेटे की चाह तो उन्हें भी थी, लेकिन परिस्थितियों की वजह से उन्हें बेटा हो नहीं पाया था। तो इसी वजह से वो अपनी बेटी के साथ ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। इसके बाद जो निशा के पिता होते हैं वह सागर से बात करने का फैसला करते हैं और वह सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि वो बच्चा हमारे घर में खेलने के लिए आ जाए तो बेटी का मन भी लगा रहेगा
और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यही सोचकर जो निशा के पिता होते हैं दूसरे दिन सुबह सुबह उस चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां पर सागर काम किया करता था, क्योंकि उसकी पत्नी ने बता दिया था कि इस चाय की दुकान पर वह काम किया करता है। जैसे वो चाय वाले से सागर के बारे में पूछते हैं तो यहां पर चाय वाला पूरी के पूरी बात सागर के बारे में उसे बता देता है। और जब निशा के पिता सागर के बारे में पूरी बात जानते हैं तो उन्हें भी उस बच्चे पर काफी ज्यादा तरस आता है, क्योंकि उसकी इतनी उम्र नहीं है जितनी उम्र में उसने इतने सारे दुख झेल लिए, और उन सभी दुखों को झेलने के बाद भी वह मुस्कुराकर अपनी जिंदगी को जिया करता है। इसके बाद जो निशा के पिता होते हैं वह वहां से सागर के चाचा का एड्रेस लेते हैं और उससे मिलने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें तरस आ रहा है इस बच्चे पर और वह इस बच्चे की जिंदगी को ऐसे बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। इसकी वजह से जो निशा के पिता होते हैं वह सागर के चाचा के पास चले जाते हैं और वहां पर जाने के बाद सागर के चाचा से बात करने लगते हैं। लेकिन यहां पर जो निशा का पिता होता है वह उससे सागर के बारे में पूछता है और कहने लगता है कि भाई साहब, आप इस तरह से उस बच्चे के साथ अनीति क्यों कर रहे हो? उसको अच्छे से स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो और अच्छे से कपड़े पहनने को दो। आप उसे चाय की दुकान पर काम करवाया करते हो और यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसके बाद जो सागर का चाचा होता है वो कहने लगता है कि देखिए भाई साहब, ये हमारा आपसी मामला है और इसमें आप बीच में ना ही पड़ो तो ही अच्छा है। और वैसे भी आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्योंकि मैं उसे खाने के लिए खाना दिया करता हूं, पहनने के लिए कपड़े दिया करता हूं, तो मैं जैसे चाहे अपने बच्चे को रख सकता हूं, तो मैं इससे कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बात को सुनकर जो निशा का पिता होता है उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है और वह उसे धमकाने लगता है, कहता कि ऐसा कैसे तुम अपनी मनमानी कर सकते हो? उस बच्चे का अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे नौकरी करवाओगे इतनी छोटी उम्र में, और जो तुम चाय वाले पर उसकी नौकरी करवाया करते हो उसके बारे में मुझे पता है और मैं पुलिस में इस बात की कंप्लेंट करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन तभी यहां पर जो सागर का चाचा होता है वह एकदम से उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं, मुझको अपने ही दो बच्चे हैं और उन बच्चों की परवरिश करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इस बच्चे के लिए जितना भी खर्च हुआ करता है वो पैसे खुद से कमा लिया करता है और मैं इसे अपने घर में रख सकता हूं, इतना ही मुझसे हो पाएगा, इससे ज्यादा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यानी कि अब वह उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। तो इसके बाद जो यहां पर निशा का पिता होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम उसकी परवरिश नहीं कर सकते तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और अपने साथ ही रखने के लिए तैयार हूं। इस बात को सुनकर जो सागर का चाचा होता है वो कहता है कि ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो बेशक से तुम उसे अपने पास ले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तक जो मैंने उसकी परवरिश की है उसके लिए तो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। इस बात को सुनकर निशा के पिता को सागर के चाचा पर बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन बच्चे की जिंदगी का सवाल था तो इसी वजह से वह अपने पास से 10,000 रुपए निकालता है और उसके हाथ में थमा देता है। कहता है कि वैसे तो तुम इन पैसों के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी ये लो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे रहा हूं और इस बच्चे को मैं गोद लेना चाहता हूं, क्योंकि ये बच्चे का व्यवहार काफी अच्छा है और मैं इसे खुद पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाऊंगा। इसके बाद जो सागर का चाचा होता है एक बार तो आनाकानी करता है, लेकिन फिर से वह उसे पुलिस की धमकी देता है। तो इसके बाद वह मान जाता है, कहता है कि ठीक है साहब, आप अपने साथ ले जा सकते हो। इसके बाद जो निशा का पिता होता है वहां से सीधा उस स्कूल में जाता है जिस स्कूल के अंदर सागर पढ़ा करता था, और जैसे ही यहां पर जो निशा का पिता उस स्कूल के अंदर घुसता है तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति आज तक इस स्कूल के अंदर नहीं आया था जिसके पास इतनी महंगी गाड़ी हो, क्योंकि यह सरकारी स्कूल था और यहां पर ज्यादातर बच्चों के माता पिता काफी ज्यादा गरीब हुआ करते हैं, तो इतने बड़े का आने का कोई सवाल ही नहीं बनता। उसके बाद यहां पर जो निशा के पिता होते हैं वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं और वहां पर उन्हें पूरी बात समझाते हैं। कहते हैं कि आपके स्कूल में पढ़ने वाला लड़का जिसका नाम सागर है, मैं उसे गोद लेना चाहता हूं और उसको आपको इस स्कूल से निकालना होगा, उसका टीसी दे दो, मैं अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन कराऊंगा। जब प्रिंसिपल यहां पर सागर के नाम सुनते हैं तो वह भी एकदम से खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उस बच्चे की हालत काफी ज्यादा खराब है और उसको सख्त देखभाल की काफी ज्यादा जरूरत है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है और आप बेशक से उसे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वह बच्चा काफी ज्यादा परेशान है। इसके बाद यहां पर जो निशा का पिता होता है वह सागर की क्लास में जाता है और जब सागर यहां पर निशा के पिता को देखता है तो वह पहचान जाता है और कहने लगता है कि साहब, आप यहां पर क्या कर रहे हो? तभी यहां पर वह अमीर व्यक्ति कहने लगता है कि बेटा, आज से तुझे मेरे घर में रहना है और इस स्कूल में तू पढ़ने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें बड़े से स्कूल में पढ़ना होगा। इस बात को सुनकर सागर की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और वो कहने लगती है कि अंकल, कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? लेकिन तभी जो प्रिंसिपल साहब जो उनके साथ आए थे वो कहने लगते कि नहीं बेटा, ये मजाक नहीं कर रहे और सच में ये तुम्हें अपने घर में रखना चाहते हैं। इसके बाद सागर बड़ा ही खुश होता है और अपने कुछ दोस्तों की तरफ देखता है जो दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे कि तुम्हारा तो कोई भी नहीं है, तुम तो गरीब आदमी हो और तुम तो ऐसे ही रहोगे। इसके बाद सागर उस अमीर व्यक्ति के साथ वहां से गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद सीधा उसके घर आ जाता है। घर आने के बाद जैसे ही निशा सागर को घर के अंदर देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि पापा, आप सागर को ले आए? तो उसके बाद जो निशा के पिता होते हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ बेटी, मैं सागर को ले आया और अब ये तेरा भाई है और घर के अंदर आराम
आराम से रहेगा और तुम इसकी बहन हो, यहीं पर दोनों एक साथ खेलना, तुम्हारे साथ ये पढ़ने लिखने के लिए जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद निशा के पिता कागजी कार्रवाई करवा कर उसे गोद ले लेते हैं और उसे अपने घर में पालने पोसने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो सागर होता है वो निशा की बहुत ज्यादा केयर किया करता है और यहाँ पर निशा के माता पिता से वह मम्मी पापा ही कहने लगा था। अब तक सागर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और वह अपनी बहन की बहुत ज्यादा केयर किया करता था। यहाँ तक कि माता पिता का भी काफी ज्यादा आदर सम्मान किया करता था, क्योंकि उन्होंने उसे गरीबी की जिंदगी से निकाला था और एक बहुत बड़े कोठी के अंदर खड़ा कर दिया था। क्योंकि ये कोठी सागर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं इतनी बड़ी कोठी में आ सकता हूं, लेकिन आज इस कोठी का वो वारिस है और अच्छी तरह से इसके अंदर रहा करता है। सागर अपने पिता के बिजनेस को हैंडओवर करता है और तभी एक दिन जब उसके पिता की कंपनी में एक वैकेंसी निकलती है और उसके लिए कुछ लोगों ने आवेदन किया था, तो उन्हीं आवेदनों में से एक आवेदन जो सबसे ऊपर रखा हुआ था वह था प्रवीण का। प्रवीण जिसके पिता का नाम रामकिशन लिखा हुआ था और जैसे ये नाम सागर पढ़ता है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पोस्ट इस कंपनी में चपरासी की थी और इस चपरासी की पोस्ट के लिए उसके खास चाचा के लड़के ने आवेदन किया था। यहां पर सागर को लग रहा था कि उसके चाचा के लड़के तो अच्छी तरह से कामयाब हो गए होंगे, क्योंकि वह अच्छे खासे स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन आज उसके चाचा के लड़के काफी ज्यादा बेकार कंडीशन में है। इसके बाद जो सागर होता है वह प्रवीण को अंदर बुलाता है और बुलाने के बाद उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन यहां पर प्रवीण सागर को नहीं पहचान पाता है और उसे अपने घर की कंडीशन के बारे में बता देता है। कहता है कि पिताजी को तो बीमारी लग चुकी है और माँ भी बीमार रहा करती है, मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है, कृपया करके मुझे नौकरी दे दीजिए, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। इसके बाद जो सागर होता है वह उसे उस नौकरी को तो दे देता है, लेकिन उसके मन में गहन सोच विचार चल रहा है और जैसे ही वो शाम को घर जाता है तो उसके चेहरे पर शंका के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। घर के अंदर उसके माता पिता थे जो पूरी तरह से हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त थे, और जैसे वो अपने बेटे के चेहरे पर इस तरह की शंका के भाव देखते हैं तो उससे पूछने लगते कि बेटा क्या हुआ और तुम इतने परेशान क्यों हो। तो उसके बाद सागर पहले तो बात को इधर उधर करने की कोशिश करता है, लेकिन माता पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और वह पहचान जाते हैं कि बच्चा को छुपा रहा है। जब वह ज्यादा उससे पूछते हैं तो यहां पर सागर बता देता है कि इस तरह से मेरे चाचा का लड़का आया था और मुझे तो लग रहा था कि वो लोग कामयाब हो गए होंगे, लेकिन उनकी जिंदगी तो और काफी ज्यादा बदतर हो गई है और वह तो जैसे तैसे अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। इसके बाद जो सागर के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा अगर ऐसी बात है तो तू जाकर एक बार अपने परिवार से मिलकर आ सकता है, हम तुमको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे और तू चाहे तो अपने परिवार को आर्थिक मदद भी दे सकता है। इसके बाद जो सागर होता है वो कहता है कि नहीं पिताजी, आर्थिक मदद देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मेरे चाचा ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। भले ही मैं उस समय पर छोटा था, लेकिन मुझे पता है कि चाचा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन एक बार मैं उससे मिलना जरूर चाहता हूं, क्योंकि मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सकूं कि जिसको आपने पीछे धकेलने की कोशिश की थी वो आज इतना आगे बढ़ गया है कि आपका बेटा मेरी कंपनी में काम किया करता है। इस बात को सुनकर जो सागर के पिता होते हैं वह भी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि बेटा तू भी चल और मैं भी चलता हूं, मैं भी जाकर उससे बात करूंगा, क्योंकि उस टाइम पर उसने कह दिया था कि ये तो इसी तरह से रहेगा, अगर ये काम नहीं करेगा तो किस तरह से इसका खर्चा चलेगा। इसके बाद दोनों बाप बेटे गाड़ी में बैठते हैं और वहां से उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर सागर के चाचा रहा करते थे, और जैसे ही वहां जाकर सागर अपने चाचा को खरी खोटी सुनाने लगता है तो उसके बाद सागर का चाचा फूट फूट कर रोने लगता है और उससे कहता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती का फल ऊपर वाले ने मुझे दे दिया। जब यहां पर सागर का चाचा उसके सामने रोने लगता है तो सागर को तो उस पर तरस नहीं आता, लेकिन उस अमीर व्यक्ति को उस पर तरस आ जाता है और वो कहने लगता है कि भाई अगर तुम ज्यादा ही परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। लेकिन सागर का चाचा अब अपनी गलती का एहसास कर चुका था और वह मना कर देता है, कहता है कि जो मैंने बुरा किया था उस बुरे को मुझे भुगत लेने दो, वरना आगे कभी ये चीज मुझे भुगतनी पड़ेगी। तो इसी वजह से आपका बहुत बहुत एहसान जो आप यहां पर मुझे देखने के लिए आए और आप अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। इस बात को देखकर सागर को भी उस पर तरस आने लगता है और इसके बाद जो सागर होता है वह उसकी डायरेक्ट मदद ना करके इनडायरेक्ट उसकी मदद करता है। जिसको उसने चपरासी बनाया था उसको एक बड़ी पोस्ट पर कर देता है, जिससे अच्छे खासे पैसे आया करते हैं, और साथ में वो कंपनी की तरफ से उसके माता पिता का इलाज करवा देता है, क्योंकि सागर के पिता ने उससे कहा था कि बेटा कोई बात नहीं, आखिर हैं तो ये तेरे अपने ही, इनकी मदद कर दे, कोई बुरी बात नहीं है। और जब भी कभी सागर की बहन घर पर आया करती तो वो दोनों बचपन की उन बातों को याद करके खूब सारा एंजॉय किया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।